माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम विस्कोसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप डाउन द स्ट्रीम लाइन। जब किसी नल से जल धारा रेखी प्रवाह से नीचे गिरता है। ऑप्शन नहीं है हमको उसके। पहला, एरिया डिक्रीज होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल घटता है। दूसरा दिया हमको क्षेत्रफल बढ़ता है, एरिया इंक्रीज होता है। वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, यानी कि वेग उसका समान रहता है। या चौथा ऑप्शन दिया, एरिया रिमेन्स द सेम, यानी क्षेत्रफल समान रहता है। तो जब धारा रेखी प्रवाह में किसी नल से जल नीचे की तरफ गिरता है तो उसका क्या होता है, एरिया डिक्रीज होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि हमको नीचे कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हमको गलत वाला या सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड increases with increasing temperature, यानी कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया यहाँ पर। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ ये सही है कि गैसों की जो श्यानता रहती है वो कैसी होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जबकि आपको पता है कि जो द्रवों की श्यानता है वो ताप बढ़ाने पर कैसी होती है, वो घटती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। हमारा इसका आंसर हो गया ए। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लें, वैसे देखना चाहिए हमको हर बार क्वेश्चन में पूरा। तो क्या दिया हमको, द्रवों की श्यानता सहसंजक बलों के कारण होती है, ये सही आंसर है। हमको चूज कौन सा करना है, असत्य कथन चूज करना है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सही वाला चूज कर जाते हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू द कोसी फोर्स, ये सही है। और सॉलिड है नो विस्कोसिटी, ठोसों में कोई श्यानता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर हॉट एयर इज, यानी कि गर्म वायु की श्यानता गुणांक क्या होता है, ये हमको बताना है। विस्कोसिटी फॉर द हॉट एयर greater than the coefficient of viscosity for cold air, यानी ठंडी वायु के श्यानता गुणांक से अधिक होता है। हमें यह मालूम है कि गैसों में श्यानता कैसी होती है, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ईटा भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ गैस कैसी ली है हमने, हॉट एयर, तो हॉट एयर की विस्कोसिटी या श्यानता कैसी होगी, अधिक होगी। तो ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर कोल्ड एयर। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या दिया जिसमें कि गर्म वायु का श्यानता गुणांक ठंडी वायु के श्यानता गुणांक से अधिक होता है। सेकंड ऑप्शन में क्या था, स्मॉलर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ठंडी वायु के श्यानता गुणांक से कम होता है, उसके समान होता है और कम में ज्यादा हो सकता है, दाब पर निर्भर करता है। इनमें से हम चूज कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि गैसों में श्यानता का मान टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर ड्यू टू, यानी कि मशीन के पुर्जे सर्दियों में किसके कारण से जाम हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, आपको ये मालूम है कि मशीन के जो मशीनों के जो पुर्जे रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, उनमें क्या डाला जाता है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट डाला जाता है। लुब्रिकेंट लिक्विड के फॉर्म में हो गया। सर्दियों में या विंटर के सीजन में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, टेम्परेचर कैसा हो रहा है, उसका डिक्रीज होता है। हमको क्या मालूम है कि जो उसमें लुब्रिकेंट लगा हुआ लिक्विड के फॉर्म में है, तो उसकी विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। यानी कि जो लुब्रिकेंट्स है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के कारण कैसे हो जाएंगे, उसके जो पुर्जे हैं वो कैसे हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा,
स्नेह की क्षमता में वृद्धि के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने पे विस्कोसिटी कैसी जाएगी लुब्रिकेंट्स की, इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू आइडेंटिकल बीकर्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो बीकर हो गए जिनमें क्या भरा हुआ है, एक ही तेल भरा हुआ है, कंटेन सेम ऑयल, दोनों में सेम ऑयल भरा हुआ है। बीकर ए इज हीटेड, बीकर ए को क्या कर दिया हमने, उसको गर्म कर दिया है ना। जैसे बीकर ए को गर्म करेंगे तो हम पे ध्यान दें कि बीकर ए को गर्म करने पर क्या होता है, जो उसकी विस्कोसिटी है, मैं ईटा ए लिख दे रहा हूं, उसको कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, बीकर ए के टेम्परेचर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या शांता गुणांक कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। आगे पढ़े क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन ईच बीकर, यानी दोनों बीकर में कैसा हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, दो समान बॉल को समान ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। तो बीकर की तली तक पहुंचने में लगने वाला समय किस में लगने वाला समय होगा, जैसे ही वो उसके बॉटम में पहुंचेगी बॉल तो किस में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें ये बताना है कि बीकर के बॉटम में, तली में सबसे पहले किस में बॉल नीचे पहुंचेगी। तो हमें इफेक्ट मालूम है कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। दोनों यदि टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर रही हैं बॉल दोनों बीकर में, तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा स्मॉल g अपॉन में ईटा। तो क्या रिलेशन आ गया, ईटा यदि कम हो गया तो वेलोसिटी कैसी जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यदि उसका गाढ़ापन यदि मान लो कम हो गया तो उसमें बॉल क्या होगी, तेजी से गिरेगी, तेजी से गिरेगी तो उसको समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो क्या आंसर आने वाला है कि ए वाले में टाइम कम लगेगा, तो बीकर ए में गेन के लिए कम समय लगता है, लेस फॉर बॉल इन बीकर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यानी ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है, अभी हमने देखा वो बढ़ जाती है ना, बढ़ती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन सही है। डिक्रीजेस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं घटती है। अपरिवर्तित रहती है, ऐसा भी नहीं है, और कभी बढ़ती कभी घटती, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो सही आंसर हमारा ए वाला ही है कि टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करेंगे तो कैसा होता है, विस्कोसिटी भी कैसी होती है गैसेस के लिए, वो भी हमारी कैसे जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कि जब हम प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाते हैं तो किसी तरल की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि यदि आइडियल फ्लूइड की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो दाब बढ़ाने पर उस पर कोई असर ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। तो क्या आएगा हमारा, नॉर्मल प्रेशर की हम बात करते हैं तो यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं कैसी रहती है, वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही लिखा हुआ कि विस्कोसिटी इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। हायर प्रेशर पे क्या होता है, ये देखिए जरा, सिंस लिक्विड्स आर नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल, जनरली क्या रहते हैं लिक्विड्स हमारे कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि असंपीड्य होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, है ना, मॉलिक्यूल जैसे वैसे ही रहेंगे। बट लिक्विड अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी कैसी होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुकिंग ऑयल अपीयर्स टू मूव मोर फ्लूइडिटी अपॉन ए फ्राइंग पैन आफ्टर बीइंग हीटेड ऑन ए स्टोव। ये क्या पूछ रहा है वो हमको, खाना पकाने का तेल एक स्टोव पर गर्म होने के बाद फ्राइंग पैन पर तरल पदार्थ के रूप में फैल जाता है, क्यों। सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर फ्राइंग पैन को गर्म किया, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज
इंक्रीज किया तो वहां जो लिक्विड था उसका विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी वो उसका गाढ़ापन कम हो गया। गाढ़ापन कम हो गया तो क्या होगा, वो ज्यादा फैल जाएगा। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या आएगा इसका, तापमान में वृद्धि। पहला ऑप्शन है तापमान में वृद्धि के साथ तेल की श्यानता कम हो जाती है, सही आंसर है फर्स्ट वाला, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। अगला ऑप्शन क्या दिया था, पढ़ लेते हैं, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल बिकम्स जीरो, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। थर्ड में क्या दिया है कि उसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये भी गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस इट्स विस्कोसिटी। क्या बोल रहा है कि जल के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता क्या होती है, जल क्या हो गया, एक द्रव हो गया, द्रव यानी कि लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी कैसी होती है, डिक्रीज होती है। तो क्या आंसर आएगा इसमें हमारा, डिक्रीजेस, घटेगी, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस आर, हमको क्या दी है, उसकी रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या दी हुई है, आर त्रिज्या, आर फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, यानी उसका श्यानता गुणांक दिया है हमको, क्या दिया है, वो ईटा दिया है हमको, वाले द्रव में v वेग से गिर रही है, यानी कि आर त्रिज्या की गोलाकार गेंद ईटा श्यानता वाले द्रव में v वेग से गिर रही है, विद वेलोसिटी v, द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल इज। तो इसके लिए जो रिटार्डिंग विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ये हमारा कौन सा लॉ कहलाता है, स्टोक्स लॉ कहलाता है ना, स्टोक का नियम, स्टोक का नियम। तो स्टोक्स लॉ में देखें कि जो फोर्स होता है वो ईटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? श्यानता गुणांक के भी समानुपाती है, बॉल की त्रिज्या के भी समानुपाती है और सीमांत वेग के भी समानुपाती है। तो किसमें आंसर है, पहला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट वाला, यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत हो गया। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ आर एंड वी, तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है कि त्रिज्या आर व वेग वी दोनों के समानुपाती होगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। सी वाला क्यों गलत है, क्योंकि इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बोथ आर एंड वी लिखा था, इसलिए ये गलत हो गया, है ना, कि आर और वी दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसमें लिखा है कि त्रिज्या आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती और वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसी के भी नहीं होता। तो केवल एक ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो हम क्या करेंगे, इस पे टिक कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस आर, यानी बॉल की रेडियस क्या दी है हमको, आर दी है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, वी दी है, क्या दिया है, यदि सरसों के तेल में एक समान वेग वी, वेग दिया हमको वी, तथा वी से गतिमान आर त्रिज्या की तांबे की गेंद, गेंद किसकी है, तांबे की गेंद है, पर कार्यरत श्यान बल F है, उसमें लगने वाला विस्कस फोर्स कैसा है, F है, इन द मस्टर्ड ऑयल इज F है ना, उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स F है, then the viscous force on the copper ball of radius 2r, 2r radius की बॉल है, moving with uniform velocity 2v in the mustard oil is, यानी कि क्या दिया है कि तो सरसों के तेल में एक समान वेग 2v से गतिमान 2r त्रिज्या की तांबे की गेंद पर कार्यरत श्यान बल होगा। तो श्यान बल की बात करें तो उसपे फॉर्मूला जो होता है हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या कर रहे हैं, वो वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं और रेडियस को भी डबल कर रहे हैं, यानी आर की जगह में भी 2r कर देंगे, v की जगह में 2v करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4f आएगा। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहली कंडीशन में यह आ गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, इसको F1 लिख लेते हैं, या F लिख दिया, ये F हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स F डैश, F डैश इक्वल टू हम लिख देंगे 6 पाई
ईटा एसिटिस है क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं हो रहा है। आर की जगह में हम यहाँ पर 2r लिख देंगे और v की जगह में हम यहाँ पर 2v लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। जैसे हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आएगा, f डैश अपॉन f इक्वल टू 6 पाई ईटा से 6 पाई ईटा कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल होगा और हमको कैंसिल करके सब मिलेगा 4, यानी कि कुल मिला के जो f डैश की वैल्यू है वो हमको कितनी मिल गई, 4f मिल गई। इस प्रकार से हमारा सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following factors are responsible for viscous force acting on a spherical body? यानी किसी गोलाकार वस्तु पर कार्यरत श्यान बल निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर निर्भर करता है, कि वो आपको कुछ कारक दिए हैं, देखना है कि उनमें से किस पर वो निर्भर करता है। फॉर्मूला आपको मालूम है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है। यदि हम श्यान बल की बात करते हैं स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, ईटा के ऊपर, आर के ऊपर और v मीन्स यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, सीमांत वेग है, इसके ऊपर। तो क्या कह रही है ऑप्शन, कोविशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो सही आंसर है हमारा, है ना, ये सही है, यानी कि शांता गुणांक पर निर्भर करता है। दूसरा क्या दिया है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, तो ये भी सही है। देखिए आपको इसलिए हम पूरे बाकी ऑप्शन पढ़ने कहते हैं, पता चला कि हमने केवल पहला वाला पढ़ा और टिक कर दिया तो आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पे दूसरा भी सही है। तीसरा दिया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, यानी कि उसके सीमांत वेग पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम टिक किस पे करेंगे, ऑल द अबव, यानी हम जब टिक करने जाएंगे तो किस पर निशान लगाना पड़ेगा हमको, डी वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी कारकों पर वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स ऑन ए बॉल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, यानी रेडियस कितनी दी है हमको 1 मिलीमीटर, हम यहां लिख लेते हैं, आर इक्वल टू दिया हमको 1 मिलीमीटर। मूविंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी ईटा का मान दिया हमको, है ना, कितना दिया है 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ईटा की वैल्यू दी है हमको एट द स्पीड ऑफ 0.07 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी दी है, v इक्वल टू 0.07 मीटर पर सेकेंड। क्या करना है आपको, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स F आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं। 1 मिलीमीटर त्रिज्या, यानी ये R हो गया आपका, कि एक गेंद 0.07 मीटर पर सेकंड, यानी ये वेलोसिटी हो गई, के वेग से 0.2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो गई, और आपको क्या निकालना है, श्यान बल F। इन तीनों से रिलेटेड सिंपल एक फॉर्मूला है, F इक्वल टू स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग 6 पाई ईटा आर वी। तो आप वैल्यू पुट करिए, F इक्वल टू कितना आएगा 6, पाई की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0.07 है, इसलिए हम पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 22/7 इंटू ईटा कितना दिया हमको 0.2 एसआई में है, रेडियस कितनी दी है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम कर देते हैं 10 टू दी पावर -3 मीटर, तो इसको लिख देते हैं 10 टू दी पावर -3 मीटर इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 0.07, तो 0.07। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके जैसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इसके कारण 2 जीरो लग जाएंगे, और ये वाले पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और नीचे आ गया हमारा, कैंसिल कर देते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। F इक्वल टू कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 6 2 जा 12, 12 इंटू 22, तो 12 2 जा 24, तो 12 2 जा 24, 26 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो गई, यहाँ पर ये 3 माइनस में है और ये 3 ऊपर चली गई तो -6 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा हमारा, जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 2
पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। तो हम किस आंसर को टिक करेंगे, ए वाले आंसर को टिक कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे जाएगी, इसको हम ले सकते हैं 2.64 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। ये हमारे किस में दिया है, केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको, अ स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इन ए विस्कस लिक्विड। Its journey in the liquid is best described in the diagram given below by the। 4 डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पर हमारे पास में, ABCD वक्र बने हैं। तो आपको बताना है कि किसी श्यान द्रव में यानी विस्कस लिक्विड में काफी ऊंचाई से एक गोलाकार गेंद गिर रही है, ठोस गेंद गिर रही है। उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला सही ग्राफ या वक्र कौन सा होगा। तो क्या होता है, आप सबको मालूम है कि जब कोई बॉल ज्यादा हाइट से किसी विस्कस मीडियम में गिरती है तो शुरू में क्या होती है, उसकी स्पीड शुरू में 0 वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती है, शुरू में बढ़ती चली जाती है। बढ़ते बढ़ते एक विशेष कंडीशन आती है कि वो कांस्टेंट हो जाती है। वो जब कांस्टेंट होती है तो वो अपनी सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। तो क्या दिखाई देगा ग्राफ में, हमको शुरू में उसकी स्पीड बढ़ेगी और बाद में जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम देखें इसके अकॉर्डिंग सी वाला आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सी और डी में, तो डी भी गलत हो गया। अब ए और बी की बात करते हैं। ए वाला ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है कि उसकी स्पीड लीनियरली बढ़ रही है, जबकि वो लीनियरली नहीं बढ़ेगी शुरू में, ग्रेविटी के कारण वो कैसे रहेगी, वो इस कर्व के शेप में बढ़ेगी। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप के शेप का आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा। ए बी हमारा गलत हो गया, तो कौन सा वाला आएगा, बी वक्र, यानी कि बी वाले आंसर पे हम टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग कर्व, हमें की नीचे कुछ कर्व बने हुए हैं, विच वन शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी v विथ टाइम। टाइम के साथ में कौन सा वाला ग्राफ हमारा आ रहा है वेलोसिटी के लिए। फॉर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल फॉलिंग वर्टिकली इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए विस्कस फ्लूइड। पिछला ही क्वेश्चन है इसमें, यानी क्या पूछा हमको, नीचे कुछ वक्र दिए हैं, तो जो वक्र दिए हैं उनमें से कौन सा वक्र किसी शांत द्रव के लंबे स्तंभ में ऊर्ध्वाधरता नीचे गिरते हुए किसी छोटे आकार के गोले के वेग को समय के साथ परिवर्तन को पूर्णतः दर्शाता है। तो अभी हमने देखा था कि समय के साथ में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो यानी शुरू में वेलोसिटी ऐसी बढ़ेगी और फिर बाद में क्या हो जाती है, वो अपनी सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड कर लेती है। तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन में क्या करेंगे, डी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।